अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। पाकिस्तान में जजों की बेबसी के तो बहुत सारे वाक़यात मंज़र-ए-आम पे आ चुके हैं। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक ख़त के ज़रिए अपने और अपने अहल खाना को हरासा किए जाने के संगीन इल्ज़ामात लगाए और सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट माजी के काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा की सरबराही में इस मामले को देखती रही और ये सारी कार्रवाई बेनतीजा रही। मगर अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर भी अमल दरामद अब नहीं किया जा रहा और अदलिया लगता है कि दबाव में तो पहले से थी, अब फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद कराने में भी नाकाम है। उसकी एक मिसाल इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की जज के एक जज हैं, अदालत के जज हैं अबुल हसनात, जो कि पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ़ मुकदमात में जिस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं वो अचानक ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में भी आ रहे हैं और उन फ़ैसलों को कालादम एक से ज़ायद मरतबा करार दिया जा चुका है। मगर जज अबुल हसनात हैं कि वो बाज ही नहीं आ रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ़ जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर और एक ख़ास सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो उनके अहकामात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बार बार चैलेंज हो रहे हैं। आज जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में एक और ऐसा ही सियासतदान रिट दरख्वास्त की सूरत में आया है। जज अबुल हसनात के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में आए हैं और उन्होंने जज अबुल हसनात के ऊपर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया है। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हीं मौसूफ जज के ख़िलाफ़ कुछ अहकामात जारी कर चुकी हैं, मगर उस फ़ैसले पर भी किसी किस्म का अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो जज अबुल हसनात के ख़िलाफ़ या तो कार्रवाई करना नहीं चाहते या वो कर नहीं पा रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। आज मेरे साथ 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। मेरे बाएं जानब अली हमज़ा और दाएं जानब साकिब बशीर। सबसे पहले तो अली हमज़ा साहब, मैं आपसे कुछ ब्रीफ से फैक्ट्स लेना चाहूँगा कि ये जज अबुल हसनात के हवाले से आज क्या कार्रवाई हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये बेसिकली दरख्वास्त क्या थी? थैंक यू मती साहब। इसमें सिलसिला ये था कि ये जो दरख्वास्त थी, ये आज़म खान सवाती साहब जो हैं 4 अक्टूबर का जो प्रोटेस्ट था उसके बाद करीबन 10 FIR इस्लामाबाद में उनके ऊपर रजिस्टर की गई और 2 FIRs अटक और उस साइड पे उनके ऊपर रजिस्टर की गई। तो इनको जब उठाया पुलिस ने पहले, तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 FIRों के अंदर रोज़ वो उनको एक FIR के लिए रिमांड के लिए लेकर आ रहे थे कमरा अदालत में। तो लेकर आते थे, 8-10 दिन का इस अदालत से उनको रिमांड मिलता था, फिर वो चले जाते थे। अबुल हसनात की अदालत, अब जज ATC 1 के जज हैं अबुल हसनात। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ, तो यहाँ पे इन लोगों ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि हमारे जितनी भी FIRs हैं उनको एक ही दफ़ा कर दें, क्योंकि कानूनी तौर पे भी अगर एक बंदा एक से ज़्यादा FIRs के अंदर नामजद है तो उनको क्लब करके सारों के अंदर एक ही दफ़ा उसका फिजिकल रिमांड जो है, इसके ऊपर जजमेंट भी काफ़ी मौजूद है, हो जाता है। तो खैर वो चौथे दिन उन्होंने फिर सारी FIRs को क्लब किया और रात तकरीबन 7-7:30 बजे उन्होंने सबके अंदर ही इनको रिमांड दे दिया और उस दिन अदालती कार्रवाई जो थी तकरीबन रात 10:30 बजे तक चली थी। इन्होंने फिर यानी कि वो जो मिसकंडक्ट था उसके ऊपर फिर इन्होंने एक रिट पिटीशन फ़ाइल की यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर हुआ ये कि ये मिसकंडक्ट के ऊपर फ़ाइल की या जज अबुल हसनात के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो रिमांड दिए जा रहे थे? पहले तो जो फ़ाइल की थी वो तो फ़ैसलों के ख़िलाफ़ थी कि वो रोज़ इनको क्लब करके वो कर दें, और दूसरी दफ़ा कि इन्होंने 4 दिन के अंदर 10 फ़ैसलों के अंदर इनको वो करके वो कर दिया और मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। और इसके ऊपर फिर 28 तारीख को जब पेशी हुई, आखिरी पेशी, तो जज साहब ने कहा कि आप इसके अंदर जो DB थी, जज जो हैं अब ये जो औरंगज़ेब हैं मियाँगुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने कहा कि आप अपना एफिडेविट जमा करवाएं। तो जो उनके वकील हैं उन्होंने जो पूरी कार्रवाई थी या जो पूरी उनकी दरख्वास्त थी वो एफिडेविट के ऊपर, वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के अदालत आज़म सवाती के वकील जो हैं सुहेल खान सवाती, उन्होंने उसके ऊपर आज के लिए फिर नोटिस किए गए थे। स्टेट को नोटिस किए, IG पुलिस, SSP और सारों को पुलिस को नोटिस किए गए थे, सारे IOs को बुलाया गया था और जो ये आपके फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल और यहाँ के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको बुलाया गया था इसके बारे में आके अदालत को बताएं। तो बेसिकली हुआ ये कि जब केस कॉल हुआ और केस कॉल होने के बाद स्टेट की तरफ से वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इनके वकला मौजूद थे, एडवोकेट अली बुखारी भी थे, सुहेल भी थे, सारे लोग थे, मगर वहाँ से कोई नहीं था, जिसके ऊपर मियाँगुल हसन साहब ने कहा ये सारे कहाँ हैं। और उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि जो फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं इनको आप बुलाएं।
ये इनके यही जो इनके मामलात हैं, इसकी वजह से लोग जो हैं वो इनकरेज होते हैं कानून तोड़ने के ऊपर। उसके बाद फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल आए, दरमियान में जज अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक और बात की कि आईओ केस का क्यों नहीं आया हुआ। मैंने एक सिंगल मेरी जो बेंच था उसके अंदर मैंने कहा था कि जो आईओ है उसी को अदालत के अंदर पुलिस की तरफ से आके बताना है जो एक्चुअल आईओ है केस के बारे में, मगर वो आईओ भी मौजूद नहीं है, तो इनके डीएसपी को भी बुलाएं। तो जब फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल आए उन्होंने आगे कहा कि हमें इस बारे में, मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं था, मैं इधर ही था। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप सेम बिल्डिंग के अंदर होते हैं और परसों के हमने ये नोटिस समन किए हुए हैं, या आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो लग रहा है आप डेलिबरेटली नहीं आए, क्या आपको किसी ने रोका हुआ है इस अदालत के अंदर आने से? उन्होंने कहा नहीं, किसी ने अदालत के अंदर आने से नहीं रोका हुआ। और उसके बाद फिर जो थी कार्रवाई आगे गई, बहुत सख्त रिमार्क्स हुए। जज अबुल हसनात के हवाले से क्या ख़ास बात की गई? जज अबुल हसनात के बारे में तो बहुत सारी ख़ास बातें की गई। उनके बारे में कहा, जब जज जो थे ये औरंगज़ेब, उन्होंने कहा ये पहला दफ़ा केस नहीं है कि ये इस तरह की उसके मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। इनके बारे में हमने पहले भी एक ऑर्डर किया था और सेम डीबी ने ऑर्डर किया था, और उनको याद भी था कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आमिर मुग़ल जो हैं उनकी केस के अंदर इन्होंने अदालत का कहना नहीं माना था, जिसके ऊपर हमने आगे लिखा था MIT को कि इनको रिपैट्रिएट किया जाए फ़ौरन। MIT जो है वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ से आए उनको वहाँ वापस भेज दिया, रिपैट्रिएट करके। ये हैं बेसिकली पंजाब जुडिशरी से, तो इनको वापस इनकी बहुत क्यों नहीं उस पर अमल हुआ? उस पर अमल इस वजह से नहीं हुआ कि वो MIT को उन्होंने भेजा, साथ में उन्होंने ये भी कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, यानी कि वजह से हम ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो जो लोअर जुडिशरी है उसके जजेस के बारे में अगर ऑर्डर पास करेगी तो उनका मोराल डाउन होगा। तो इस वजह से जो नए इंतज़ामी साइड पे इंतज़ामी ऑर्डर कब हुआ था? ये ऑर्डर हुआ था मार्च के फर्स्ट वीक के, और आज तक उस पर अमल नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ। MIT जो है, जो हमने पता करवाया, MIT ने वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। MIT कौन थे? मॉनिटरिंग जज? नहीं, मॉनिटरी जज नहीं, वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम होते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होते हैं। क्योंकि वो वाला ऑर्डर भी उस टाइम जो आमिर फारूक थे वो छुट्टी के ऊपर थे, तो जो सीनियर प्यूनर जज थे एक्टिंग CJ वो बने मोहसिन अख्तर कियानी, और उन्होंने फिर यहाँ पे भिजवाया था, और उसके ऊपर भी कोई जो था वो एक्शन आज तक अमल नहीं हुआ। जी, साकिब रशीद साहब क्या देख रहे हैं? एक जज इतना ताकतवर है, वैसे तो IG और डिप्टी कमिश्नर भी इस्लामाबाद के बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बहुत ज़ोर लगा लिया, उनकी तब्दीली के लिए भी कुछ नहीं कर सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, और वैसे भी ऑर्डर स्टे हो जाते थे फिर। तो ये जज अबुल हसनात के हवाले से क्या तासुर पाया जा रहा है आज की प्रोसीडिंग से? क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज क्या सोचते हैं इन जज के बारे में, और क्या वो बेबस हैं? बिल्कुल, इससे जो है वो बेबसी बिल्कुल ज़ाहिर हो रही थी, और सबसे तशवीशनाक बात और अलमिया की बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ये बेबसी के वो ऑब्जर्वेशंस थी, वो रिमार्क्स थे कि हमने पहले भी लिखा कि इसको वापस भेजें, इसके ख़िलाफ़ वहाँ पे जो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इसको वापस भेजें जहाँ से ये आया है, और वही इसके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी करेंगे या कार्रवाई करेंगे, और इसके बावजूद इसको नहीं भेजा गया। इसका मिसकंडक्ट जो है वो सामने आया था, इस वजह से हमने ये लिखा था। तो ये मुझे तो मतलब बड़ी हैरानगी हो रही है कि इतनी बेबसी। और ये तकरीबन आज से 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है, पार्लियामेंटेरियंस गिरफ़्तार हुए थे, उनका जो रिमांड है जज अबुल हसनात ने 2-2 लाइन का लिखा कि इतना रिमांड मांगा गया, 30 दिन का मांगा, 8 दिन का हमने दे दिया, तो फ़लाँ तारीख को पेश करें। कोई रीज़निंग नहीं, क्यों मांगा, क्यों दे रहे हैं, क्यों देना ज़रूरी है, कोई रीज़निंग नहीं। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आया, रिमांड चैलेंज हुआ, और हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो ये मतलब उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहे थे कि ये कैसा ऑर्डर उसने कर दिया है। और वो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कह दिया तो उन पर असर हो गया, बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनका कल रिमांड दिया, कुछ रीजनिंग नहीं, इतने बड़े आर्गूमेंट्स किए हैं, मतलब इधर से भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ से भी मांगा जा रहा है। सस्पेंड हो गया, वो भी सस्पेंड हो गया, लेकिन सस्पेंड क्यों हुआ? उसमें कोई रीजनिंग ही नहीं दी, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं है। मतलब दूसरे लफ्जों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए मैटर ही नहीं करता। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा तशवीशनाक है कि जो उन्होंने उसका कम से कम जो जजमेंट्स होती हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, वो हाई कोर्ट जो एपलेट जो है वो है उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो उसको देख सकता है। उनकी जानिब से ऐसी ऑब्जर्वेशंस आने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, एक तो MIT के जज हैं जो जजेस के हवाले से जो कंप्लेंट्स आती हैं वो देखते हैं। एक हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी जानिब से एक अलग से नोट जो है वो लिखा गया।
और वो नोट जो है वो चीफ जस्टिस को लिखा गया कि जी जनाब मोहतरम अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब को वापस भेजें। जो नोट लिखा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने, ये फरवरी की बात है, फरवरी 6 को जो आमिर मुगल का मामला आया था, फिर फरवरी में और मेरे ख्याल में मार्च में वो केस कंक्लूड हुआ, तब ये नोट लिखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, अप्रैल या मई में वो नोट लिखा गया, लेकिन आज तक जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुझे इस बेबसी में पूरी हाई कोर्ट पे बस नज़र आ रही है। क्या जो वजारत कानून को आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने वजारत कानून के हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ऐसे लगता है कि आपने ही वो बिठाया हुआ है, मतलब वजारत कानून ने, और वजारत कानून के जो है वो मर्जी के काम जो है वो हो रहे हैं, तो इसलिए आपने बिठाया हुआ है। तो इससे मुझे ऐसे लगता है कि हाई कोर्ट ने या तो लिखा नहीं वजारत कानून को इसके वापस भेज दें, या लिखा है तो अमल नहीं हो रहा। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक रास्ता मौजूद है, अगर उन्होंने लिखा है तो अमल नहीं हो रहा, तो अगर वजारत कानून हुकूमत हाई कोर्ट की बात नहीं मान रही, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मान रही, तो हाई कोर्ट फिर इसको OSD करके बिठा दें हाई कोर्ट में, उनको कहें कि आप बैठे रहें यहाँ पे, जब आपकी वापसी के आएगा परवाना तो फिर आप वापस चले जाइएगा। क्यों नहीं हो रहा? हैरान। साइफर केस आप देखें, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, उस केस को प्रोसिक्यूट ठीक तरीके से होना चाहिए था, किसी के हक में जाए या मुखालफत में जाए वो अलग बात है। 2 दफ़ा वो ट्रायल कलदम हुआ और उसके जो ट्रायल कंडक्ट करने के तरीकाकार पर सवालात हाई कोर्ट ने उठाए, इतनी डिटेल जजमेंट्स लिखी, लेकिन जज साहब ने क्या किया, 2 दफ़ा ट्रायल कलदम हुआ, उनको चाहिए था कि ट्रायल कंक्लूड इस तरह करते कि 2 दफ़ा की गलतियां दोबारा ना दोहराई जाती, उन्होंने सरेआम दोहराई, उन्होंने बिल्कुल बॉदर ही नहीं किया हाई कोर्ट्स के उन ऑर्डर्स को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आज जब ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब यहाँ पे उन पर जो है वो इतनी सख्त बरमी का इज़हार कर रहे थे, तो उसी लम्हे वो मैंगल हैं, जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के मेरे ख्याल में MNA हैं या जो मेंबर हैं, वो उनका रिमांड था, उनका जो केस है वो केस भी, उस केस में कुछ चीज़ भी नहीं है। पहले उनका 5 दिन का रिमांड दिया, और आज जब यहाँ हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था तो उसी लम्हे वो वहाँ पे 2 रोज़ा रिमांड दे रहे थे। तो ये एक मतलब माइंडसेट ऐसा बन गया है, ऐसे लगता है कि पुलिस कोई फ्रिवलेस केस बनाकर ले आए। 80C का जज, जो स्पेशल कोर्ट्स वो 90s में बनाई गई थी, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट बनाई गई थी, स्पेशल जजेस बैठाए गए थे। इन जज साहब की जानिब से कभी पुलिस से ये नहीं पूछा गया कि ये आपने पॉलिटिकल का वर्कर्स उठा के लाए हैं, ये दहशतगर्दी कहाँ पे है। तो ये सबसे मतलब हैरान कुन मामला है कि दहशतगर्दी के केसेस भी सुन रहे हैं, और कभी ये सवाल नहीं हुआ किसी फ्रिवलेस केस में भी 2-5 दिन या 2 दिन 3 दिन रिमांड देना, वो कुछ भी नहीं समझते, चले जी ले जाएं, कोई मसला ही नहीं है। तो अली हमजा, जज अबुल हसनात के हवाले से ये जो केस की आज हियरिंग हुई, इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये किससे बात की कि हम कोई लैकीज़ नहीं हैं, वी आर नॉट एनीबॉडीज़ लैकीज़, ये क्या मतलब, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब केस के ऊपर वो आया और उन्होंने केस को देखा, पहले तो उन्होंने कहा कि हसनात की कोर्ट के अंदर क्या कैमरास लगे हुए हैं, हम देखना चाहते हैं इसके ऊपर कि उस दिन क्या हुआ है वहाँ पे और वो इतनी देर तक क्यों बैठा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने यहाँ आगे बताया कि जो एफिडेविट है बिल्कुल दुरुस्त है, जो आज़म सवाती साहब के वकला ने दिया। फिर उन्होंने वही बात की कि पहले भी हम इसके बारे में MIT को कर चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी कारस्तानियाँ, हसनात की कारस्तानियाँ हमने साइफर केस के अंदर भी देखी हुई हैं। उन्होंने कहा पता नहीं इस्लामाबाद का कानून और इंसाफ इस आदमी के बगैर क्यों नहीं चल सकता। साथ में उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए, दिस मैन इज़ क्रिएटिंग हमक ओवर हेयर, इसको देखें, IO ने भी कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा, आगे रिमार्क्स दिया MIT वाली बात की, उन्होंने कहा आपकी तो हमें लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसे प्रोटेक्ट कर रही है, जिस तरह अभी साकिब भाई ने बताया कि आप इसे लॉ मिनिस्ट्री में ला के बिठा दें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वी आर नॉट ब्लडी लैकीज़ हेयर, और वी आर हेयर फॉर, हम इंसाफ करने के लिए यहाँ पर हैं और हमने खुदा को भी जवाब देना है। तो उनको जो वो था इस बारे में कि एक ही शख्स, जो बज़ाहिर उनके कमेंट से लग रहा था कि एक ही शख्स इतना पावरफुल कैसे हो रहा है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ जजमेंट्स हैं, अली वज़ीर के केस की जजमेंट है, शहबाज गिल के केस की जजमेंट है। उसके बाद वो जिस तरह अभी भाई बात कर रहे थे साकिब भाई कि वो वहाँ से मिलते हैं और यहाँ आके कैंसिल हो जाते हैं।
जो भी फिजिकल रिमांड वगैरह होता है, अभी जिस तरह साकिब भाई ने बताया, अब ये ईमान और हादी भी उस दिन इसी केस में आ रहे थे, ये सरदार अख्तर मेंगल के ऊपर और उनके जो 5 रहनुमा हैं उनके ऊपर जब ये सेनेट में FIR दर्ज हुई, और वो FIR जो थी वो भी जब सेनेट का सेशन था 22 तारीख को, उसके बाद 24 तारीख को दर्ज हुई FIR। अख्तर लांगो साहब हैं, उनके फॉर्मर MP हैं, और एक शफ़ी मेंगल हैं जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं सरदार अख्तर मेंगल के, उनको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया। अगले दिन अदालत में लेकर आना था, अदालत में लेकर आए और उनका 30 दिन का फिजिकल रिमांड मांगा प्रोसिक्यूशन ने कि ये पता करना है कि इसके पीछे ये दहशतगर्दी क्यों फैला रहे थे। वहाँ पे उन्होंने मीडिया से हमसे इनफॉर्मली बात करते हुए ये कहा, जो अख्तर लांगो साहब थे, कि इसके अंदर इन्होंने हमारा एक सिटिंग MPA नॉमिनेट किया हुआ है, एक और जो हमारी BNP मेंगल के हैं। तो हुआ क्या फिर? जज अबुल हसनात की अदालत में था ये? जी, अबुल हसनात साहब की अदालत में था। उन्होंने सारी बातें सुनी डिटेल में, सबकी प्रोसिक्यूशन ने बातें की, जो वकला थे ईमान हादी वगैरह, इन्होंने भी अपने दलाइल दिए। तो उन्होंने जनाब 5 दिन का फिजिकल रिमांड जो था वो उनको ग्रांट कर दिया 25 तारीख को। अब उनका एक और भी स्टाइल है जज अबुल हसन कुरैन का, कि वो जब भी लिखते हैं ऑर्डर लिखते हैं उसके अंदर लिखते हैं कि 30 दिन का रिमांड मांग रहे थे, मगर 30 दिन का रिमांड बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लग रहा है, इसलिए 5 दिन का रिमांड काफ़ी है। जिसके अंदर ये कालीन फरोशी वाला काम है। जी। मतलब 10,000 रुपए की कालीन है तो 2,000 में भी खरीद बेच के चल जाते हैं। मती सर, इसमें तो ये है ना कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं ATC के, वो आके सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ATA के अंदर जितनी भी सेक्शंस हैं उसके अंदर हम 90 दिन का फिजिकल रिमांड ले सकते हैं मैक्सिमम, और 30 दिन का एक दफ़ा ले सकते हैं, इसलिए हमें 30 दिन का रिमांड चाहिए ताकि हम इसको इंटेरोगेट करें और इन्वेस्टिगेट करें और ये सारे मामलात करें। तो खैर वो आज 5 दिन बाद जब उनको दोबारा पेश किया गया BNP मेंगल के, और आपको मालूम ही है कि उनके भी जो 2 सेनेटर्स थे वो गायब थे और क्या थे, और बाद में वोट भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के हक़ में दिए थे, और पार्टी भी खैर वो जो भी मामला था, वो लोग जो थे आज उनको दोबारा पेश किया गया और आज उनको 2 दिन का और मज़ीद फिजिकल रिमांड दे दिया गया। तो जज अबुल हसन कुरैन साहब की कोर्ट के अंदर एक जो पुलिस है, जिस तरह की वो एक टेम्पलेट वाली FIRs बनाती है कि एक ही मतन होता है, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर भी तो टेम्पलेट वाले ही आ रहे हैं। तो वो एक ही तरह का लग रहा है नीचे से लेके और ऊपर जहाँ पर जाते हैं वर्दियाँ फाड़ दी और फिर कि जनाब 30 दिन का बहुत ज़्यादा है, 5 दिन का ले लो, 8 दिन का ले लें आप और ये कर लें। तो ये सारे मामला आते हैं इसके अंदर मती। इसमें अच्छा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो क्या कर रहे हैं इस मामले में? एक जज के हवाले से उनके साथी जजेस हाई कोर्ट में खुलेआम खुली अदालत में बता रहे हैं कि ये जज जो है ये फ़िट नहीं है इस काम के लिए, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक क्यों खामोश तमाशाई बने? पिछले 5 माह से हम ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के 2 जजेस ने पहले जुडिशल साइड से लिखा MIT के ज़रिए इस जज के हवाले से, और एक जज ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लिखा। ये चीज़ मीडिया में बाकायदा तौर पर हाईलाइट हो चुकी है कि ये लिखा गया है और उनको वापस भेजने। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट्स के जजेस को ओपन कोर्ट में इस बेबसी का सामना क्यों है, क्या वजह है, कौन सी वो वजूहात हैं कि जो इन जज साहब के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। ये आमिर फारूक चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो चाहें तो वो एक लम्हे में इनको वापस भिजवा सकते हैं। मैंने बताया कि मतलब थ्रू वजारत लॉ मिनिस्ट्री वो आते हैं, मतलब लाहौर हाई कोर्ट से लॉ मिनिस्ट्री के ज़रिए वो आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इसी वाया से उन्होंने वापस जाना है। आपको शायद याद हो कि अरशद मलिक का जब इशू आया था तो उस वक्त वीडियो लीक हुई थी वो नवाज शरीफ साहब के उस केसेस में, तो उन केसेस में जब उनको वापस भेजने की बारी आई तो उनको पहले जो है वो सस्पेंड किया गया, फिर उनकी जो खिदमात थी वो वजारत कानून को लेटर लिखा गया कि अब मज़ीद हमें ये नहीं चाहिए। वजारत कानून ने एक लेटर करके उनको वापस भिजवा दिया लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट वो चले गए। तो और वो एक लम्हे की बात थी, मतलब एक दिन वो उन्होंने किया था, अगले दिन उनकी खिदमात वापस थी और वो वापस जा चुके थे। तो अभी मेरे लिए तो हैरान कौन है कि यही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनकी अदालत से भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये कैसे ऑर्डर्स कर रहे हैं कि कोई वजह नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, वो ऑर्डर किए जा रहे हैं और उनको जो है वापस नहीं भेजा जा रहा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, एक तो वो करना है उन्होंने, लेकिन 7 नवंबर को जो जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने जो बुलाया हुआ है, जो इंतज़ामी जज हैं पूरे मुल्क की एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव जो जज हैं, उन जजेस से वो रिपोर्ट्स मांगेंगे। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट तो मांगनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये देखें कि 780 कौन से केसेस में लग रही है और क्या उन केसेस में अट्रैक्ट भी करती है या नहीं करती। कितने ATA के केस में रिमांड दिया गया है, कितने केसेस में रिमांड दिया गया है।
और वहाँ पे कितने केसेस में ट्रायल हुआ है और ट्रायल में कितने केसेस ऐसे थे जहाँ पे एक्विटल हुई है। मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में एक्विटल है, क्योंकि एटीए अट्रैक्ट ही नहीं करती। कार सरकार में मुदाखलत का केस बनता था, एडवोकेट ईमान मज़ारी, अगर वो आपने बनाना ही था तो एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ज़्यादा से ज़्यादा वो आप कर सकते थे। आज आपने 7 एटीए लगा दी और जज साहब ने पूछा तक नहीं कि 7 एटीए क्यों लगाई है। इस तरह दर्जनों केसेस होते हैं। मैं कहता हूँ 90% से ज़ायद एटीए जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, जो उनका काम था उस काम से हटकर 90% से ज़ायद पॉलिटिकल वर्कर्स के और पॉलिटिकल केसेस जो है उनमें 7 एटीए लगी होती है और पुलिस को पूछा नहीं जाता। एक दफ़ा उन्होंने पूछा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा पूछा तो उसके बाद कम से कम पुलिस भी या किसी के खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड की कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें पुलिस वालों जिन्होंने 7 एटीए गलत लगाई है, तो उसके बाद कम से कम पुलिस भी सोचेगी एटीए जो है लगाने से पहले। अच्छा, ये पार्लियामेंट के अंदर से भी जब पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया था, अंदर से उनको पार्लियामेंट में घुस के पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था, उसके हवाले से भी रिमांड दिया गया था। उस केस में भी एटीए के कोई केसेस थे? वो केसेस ये थे कि संगजानी में जो जलसा हुआ था उस जलसे में हर उस बंदे के खिलाफ केस उन्होंने कर दिया था जिस बंदे ने उसके वाले से सोचा भी था। मतलब जितने पार्लियामेंटेरियंस थे, कोई घर था, कोई दस्ते में था, कोई रोड में खड़ा था, उनके सारा कुछ डाल दिया जी, वो मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो वो एटीए की एफआईआरें हुई थी। उन एटीए की एफआईआरों के बाद उनकी यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी हुई थी। तो मैं ये सोच रहा था, ये जो अभी अली हमजा ने केस बताया है अख्तर मैंगल की पार्टी का, उस अख्तर मैंगल की पार्टी के हवाले से जो एक एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के उस पर तो एफआईआर उन्होंने कर ली है जी। और जो गिरफ्तारियां हुई थी उस पर तो स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे थे तो हम तो बड़े आगे तक जाएंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे और ये बड़ा जो गलत हुआ है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। वो इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल ले लिया है कि ठीक है कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर हम जो है वो आगे बढ़े तो फिर हो सकता है हमारी जो है वो टांगे पीछे से खींच ली जाएं, तो वो उन्होंने जो मान लिया, उस पर कुछ नहीं हुआ। वैसे आपके ख्याल में जज अबुल हसनात जैसे जजों के पीछे कौन है? इतने एतमाद के साथ बार बार वही चीज़ें दोहरा रहे जिस चीज़ से हाई कोर्ट उन्हें मना कर रही है। अब हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई पावरफुल है जो उनके पीछे है? जो जजेस के ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, ऑर्डर्स और उनके खिलाफ लिखने के बावजूद जो जज साहब हैं वो बैठे हुए हैं और वो रिमांड पे रिमांड भी दिए जा रहे हैं जी। इसमें आपने बड़ा सवाल पूछा है इनके पीछे कौन है, इसमें एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। वो किस्सा ये है कि अभी जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 1 के जज हैं नासिर जावेद राना साहब। नासिर जावेद राना जो हैं, जो पहले साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, शहजाद खान साहब गालिबन, उन्होंने उनके ऊपर ऑर्डर किया कि इनको वापस अपने पेरेंट जुडिशरी को रिपोर्ट करना है, क्योंकि इनका जो डेपुटेशन का टाइम है 3 साल का वो ओवर हो गया। ये जनाब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से अपनी सर्विसेज छोड़ते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, मगर ये वहाँ नहीं जाते। नासिर जावेद राना साहब जो अभी ये ट्रायल कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, ये वहाँ से वापस इस्लामाबाद आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो एलिवेट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके अगले हफ्ते ये दोबारा आके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 1 के जज बन जाते हैं। वो जस्टिस आलिया नीलम ने इजाज़त दी होगी। जी जी जी। तो कहने का मकसद है कि ये जितनी भी आपकी स्पेशल नॉट सो स्पेशल कोर्ट्स जो हैं इस टाइम, उनके अंदर ऊपर नीचे 19-20 जो है वो मामलात इसी तरह के हैं और इनके पीछे सबको ही मालूम है कि कौन है और किस तरह से ये सारे मुकदमात और मामलात जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। बहरहाल जी, अब देखें 7 नवंबर को जो मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस के साथ होनी है सदारत दहशतगर्दी की अदालतों के, तो उसमें क्या ये तमाम मामलात भी ज़ेर बहस आते हैं या नहीं, और ये जो मुबैना तौर पे सरकार की मुदाखलत है उन सदारत दहशतगर्दी की जजों के मामलात में, क्या इसके हवाले से जस्टिस याहिया आफरीदी कोई ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे कि जिसके बाद ये मुदाखलत ख़त्म होगी और जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए अदलिया का नाजायज़ इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। साकिब बशीर आपका और अली हमज़ा आपका बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।